यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज से आपको फिर से लगभग कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर के लिए जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अथवा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व अथवा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम उन कारकों की चर्चा करेंगे जिससे ये पता चले कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वो किस कारक पे आधारित होता है, उसके कारण कौन कौन से होते हैं, इस पे चर्चा आज हमारी होगी। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वह हर जगह समान रूप से वितरित नहीं होता है। आप जब देखेंगे पूरे पृथ्वी के बारे में, यानी पूरे विश्व के बारे में अगर देखेंगे, तो जब हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि नदियों, समुद्रों के किनारे जो होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, शहरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, गाँव में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये जनसंख्या का जो वितरण असमान रूप से है, इसके कारण क्या हैं, इसकी ही चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस जनसंख्या के जो असमान वितरण है, यानी जनसंख्या का जो वितरण होता है, उसके अगर हम प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो उस प्रमुख कारणों में जो सबसे पहला कारण आएगा वो आएगा एक भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में हमको क्या क्या देखना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि जलापूर्ति, यानी कि जल जो एक संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों की पहुंच तक कहाँ तक आसानी से सुविधायुक्त रूप से है। तो यानी सबसे पहला जो कारण होगा वो जल की उपलब्धता होगी। भौगोलिक कारक में जब हम दूसरा कारण देखेंगे तो धरातल देखेंगे, यानी भू आकृति। धरातल का मतलब भू आकृति, भू आकृति का मतलब कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं नदी। तो इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं, कहाँ पे जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होता है, यानी जनसंख्या घनत्व तो कहाँ ज़्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ कम पाया जाता है। उसके अलावा आर्थिक कारण देखेंगे हम, आर्थिक कारण में भी कई कारण आपको मिलेंगे। उसके अलावा सामाजिक कारक, राजनीतिक कारण, जननांकीय कारक और लास्ट में हम देखेंगे धार्मिक कारण। तो आइए एक एक की चर्चा करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वह है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में जल संसाधन की उपलब्धता। जल हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, यानी जो हमारी रोज की दिनचर्या है, उसमें हम देखते हैं कि चाहे हमको कपड़ा धुलना हुआ, चाहे हमको नहाना हुआ, चाहे भोजन बनाना हुआ, तो इस टाइप के रोज रोज के कामों में भी हमको जल की उपलब्धता जरूरी है। इसके अलावा चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कृषि हो, सब कुछ आधारित है जल पे। तो जब तक जल होगा नहीं, जहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी, जहाँ पे जल की उपलब्धता अच्छी होगी, वहाँ कृषि अच्छी होगी, वहाँ लोग साफ़ सफाई से रहते होंगे, अपने कपड़े लत्ते साफ करते होंगे साफ़ सफाई से। तो इस हिसाब से जहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोगों का अपना निवास बनाने का जो तरीका होता है, वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रोज़मर्रा की जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। साथ ही साथ अगर उनको खेती करनी होगी, किसानी करनी होगी, तो उसके लिए भी उनको वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा बिजली भी पैदा किया जाता है, जल से बिजली भी पैदा किया जाता है। बड़े बड़े बांध बना करके जल को रोक करके ऊपर से गिराया जाता है, जिससे बिजली बनती है। तो जल की उपलब्धता एक प्रमुख कारण है जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने में, या जनसंख्या
का जो वितरण है उसको बढ़ाने में। तो जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है जल संसाधन की उपलब्धता पर। यदि हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट है भू आकृति। भू आकृति हमने कई प्रकार के देखे हैं, जैसे एक समतल होता है, मैदान होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है, पठार होता है। तो इस टाइप की जो भू आकृतियाँ होती हैं, तो जहाँ पे नदी का जो किनारा होता है यानी जो समतल भूमि होती है, वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो दूर दूर से कुछ मलबे बहा कर लाती हैं, जिससे उसके जो आसपास के क्षेत्र होते हैं जिसको मैदान कहा जाता है और वो समतल होते हैं, वहाँ की भूमि जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। जबकि आप देखेंगे पर्वतों और पहाड़ों पे, तो वहाँ पे खेती करना आसान काम नहीं होता है। तो जहाँ पे खेती करना आसान काम नहीं है, वहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व होगा वो विरल पाया जाएगा, सघन नहीं होगा, वहाँ पे विरल होगा। और जहाँ पर समतल भूमि पाई जाएगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पे लोग खेती करेंगे और वहाँ पे बसने का ज़्यादा प्रयास लोग करते हैं, वहाँ निवास करने की योजना लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। अगला जो भौगोलिक कारक है उस पर अगर हम चर्चा करें तो होगा जलवायु। जलवायु में जो सबसे प्रमुख कारक होता है वो तापमान होता है। तापमान की अगर हम बात करें तो उच्च तापमान और निम्न तापमान। उच्च तापमान और निम्न तापमान, ये जो जलवायु होता है, इस जलवायु पे ही व्यक्तियों की कार्यक्षमता आधारित होती है। कहीं कहीं के आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, और कहीं कहीं के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतने ज़्यादा मेहनती नहीं होते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम होती है, और कहीं कहीं के व्यक्तियों की कार्यक्षमता अधिक होती है। जो जलवायु होती है उसी पे कृषि निर्भर करता है। जहाँ पे जलवायु अच्छा होगा वहीं पे कृषि अच्छी होगी। ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में लोग रहना पसंद करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंडी में रहना पसंद करते हैं। तो जहाँ पे सम जलवायु पाया जाता है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है और लोग वहाँ पे निवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम अगले कारक की तरफ बढ़ें, भौगोलिक कारक में जो चौथा कारक होगा उसमें है मृदाएँ। मिट्टी जो होती है वो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी को मिट्टी कहा जाता है, और उसी में जो हमारी फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। हमको खाने के लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए भी जो भी वनस्पतियाँ या अनाज पैदा होता है वो मिट्टी में ही पैदा होता है। मिट्टी बहुत प्रकार की पाई जाती है, कोई मिट्टी उर्वरा शक्ति लिए हुए होती है और कोई बंजर होता है। तो जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पे फसलें भी, कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे लोग वहाँ बसना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ निवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मृदा पर भी जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो आधारित होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भौगोलिक कारक में सबसे पहले जल संसाधन की उपलब्धता को हमने देखा, उसके बाद भू आकृति या धरातल के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद जलवायु की हमने चर्चा किया, और लास्ट में हमने मृदा के बारे में यानी मिट्टी के बारे में हमने चर्चा किया। तो ये पहला कारक जो भौगोलिक कारक था उसमें 4 सहायक कारक थे। अब हम दूसरे कारक की चर्चा करते हैं जो आर्थिक कारक है। आर्थिक का मतलब कि कमाने खाने से संबंधित जो चीज़ें होंगी, उससे संबंधित जो कारक होंगे उसी को हम रखते हैं आर्थिक कारक में। सबसे पहला कारक होगा उसमें खनिज संसाधन। आप देखते हैं कि कुछ एरिया ऐसा होता है, कोई प्रदेश ऐसा होता है जहाँ पे खनिज संसाधनों की उपलब्धता जो है वो ज़्यादा होती है, और कहीं कहीं के एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे खनिज की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है। तो जहाँ पे खनिज की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ होंगी वो ज़्यादा लगेंगी, और जब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेंगी तो वहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोग वहाँ पे आकर्षित होंगे, और वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र में लोग बसने का प्रयास करते हैं। तो जो खनिज संसाधन वाले एरिया होते हैं वहाँ पे औद्योगिकरण के नाते या फैक्ट्रियों के ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होने के नाते वहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, और वहाँ पे एकाएक इतनी जनसंख्या हो जाती है, जब आप लास्ट स्टेज में देखेंगे तो इतनी जनसंख्या हो जाती है कि जनसंख्या का घनत्व लगभग लगभग उस पूरे देश को वहाँ वो पार करता हुआ नज़र आता है। तो एक कारण हुआ खनिज की उपलब्धता।
यदि हम आर्थिक कारक के दूसरे बिंदु पे चर्चा करें तो जो दूसरा कारक निकल के आता है वो नगरीकरण। जब आप नगरीकरण की बात करते हैं तो नगरीकरण में जो सुविधाएं होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, चाहे वो रोजगार की सुविधा हो, चाहे वह आसपास जो और सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी हों। तो जब शहर में हम देखते हैं तो वहाँ पे आस-पास ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में हम देखते हैं कि दूर-दूर सुविधाएँ हमको उपलब्ध होती हैं, हमको दूर जाना होता है, किसी भी अगर हमको क ज़रूरत पड़ती है तो हमको शहर की तरफ ही जाना होता है। चाहे वो अच्छी शिक्षा के लिए हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो और चाहे वो अन्य किसी भी सामग्री के लिए हो, तो हमको शहर की तरफ ही हमको जाना होता है। तो लोग जो शहर होते हैं वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं उसकी उपलब्धता होने के कारण लोग शहरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कभी-कभी आप देखते हैं कि जो गाँव होता है, गाँव में भी सुविधाएँ बढ़ा करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सुविधाएँ बढ़ जाती हैं और वो एक शहर का रूप ले लेता है। धीरे-धीरे वो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम इस रूप में वो धीरे-धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जहाँ नगरीकरण होगा, जहाँ शहरीकरण होगा, मूलभूत सुविधाओं के नाते ही लोग उधर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जिससे वहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ता है और लोग वहाँ ज़्यादा निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि हम आर्थिक कारक के तीसरे कारक की चर्चा करें, तो तीसरा कारक जो होगा वो औद्योगिक विकास। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे धीरे-धीरे करके वो औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। आप अपने ज़िले के आस-पास देखेंगे तो वहाँ भी कोई न कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे उद्योगों, कल कारखानों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा हुई होगी। तो जो एरिया होता है जहाँ पे कल कारखानों की ज़्यादा स्थापना होती है, वहाँ पे लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं और धीरे-धीरे, धीरे करके वहाँ लोग निवास अपना बना लेते हैं। और निवास बनाने के साथ-साथ ही लोग अब धीरे-धीरे, धीरे करके जब वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहाँ एक बाज़ार का रूप ले लेती है और वहाँ बाज़ार में भी रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या घनत्व जो होता है वहाँ एकाएक बढ़ जाता है। तो वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जहाँ पे औद्योगीकरण हुआ होता है। यदि हम आर्थिक कारक के लास्ट में चर्चा करें, तो जहाँ पे भी परिवहन की सुविधा होती है। अब जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध है और लेकिन वहाँ तक अगर जाने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है। औद्योगीकरण कहाँ होगा? जहाँ पे परिवहन जाने की सुविधा होगी। लोग निवास कहाँ करेंगे? जहाँ पे परिवहन आने-जाने की यानी आवागमन की सुविधा जहाँ पे आसानी से उपलब्ध होगी। तो जहाँ पे आज आप जानते हैं कि पहले लोग बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ढोने का काम करते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अब ट्रैक्टर ट्राली आ गया, उसके बाद बस आ गया सवारी ढोने के लिए, रेल आ गया, हवाई जहाज़ आ गया, पानी का जहाज़ है, तो तमाम चीज़ें, तमाम साधन उपलब्ध हो गए हैं जो आज के डेट में परिवहन सुविधा को सुगम बनाते हैं। तो जहाँ पे भी परिवहन की सुविधा होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करने का प्रयास करती है और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व धीरे-धीरे करके बढ़ जाता है। अब ये रहा आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हमने 4 कारकों पे चर्चा की। सबसे पहले हमने खनिज संसाधन के बारे में चर्चा की, उसके बाद शहरीकरण और नगरीकरण के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा की और लास्ट में हमने परिवहन सुविधा के बारे में चर्चा की। तो हमने भौगोलिक कारक और उसके बाद आर्थिक कारक पे हमने चर्चा किया। अब आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, उसमें समाज की जो रीति-रिवाज, परंपराएँ होती हैं, जो संस्कृतियाँ होती हैं, उससे संबंधित बातें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब कि हम एक जगह निवास कर रहे हैं, वहाँ से अगर हम दूसरे जगह निवास करने जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन जो होता है, वो विभिन्न कारणों से होता है। विभिन्न कारणों का मतलब ये हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब सपा की गवर्नमेंट थी, लगभग-लगभग उसी काल में दंगा हुआ था और विपक्षी पार्टियों ने उस समय आरोप लगाया था कि यहाँ से जो जनसंख्या है वो पलायन कर रही है। तो जनसंख्या वहाँ पे क्यों पलायन की? क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था वो रहने योग्य नहीं था। लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए बैठे थे, एक दूसरे पे वार करना प्रारंभ कर दिए थे। इसीलिए वहाँ से लोग विस्थापित होकर के दूसरे शहरों में जा कर के निवास करना प्रारंभ कर दिए।
या और अन्य कारण भी होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लोग गांव से शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, गांव छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, धीरे करके शहरों की जनसंख्या वो जा करके बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक विस्थापन का कारण है। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो श्रम का प्रवास होता है। श्रम का प्रवास, लोग रोजी रोटी की तलाश में गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं। पहले खुद एक व्यक्ति जाता है, उसके बाद वह धीरे धीरे करके अपने परिवार को लेकर के जाता है और वहाँ पे निवास करना प्रारंभ कर देता है। इस तरीके से रोजी रोटी की तलाश में व्यक्ति अपने गाँव को छोड़ करके, अपने मूल निवास को छोड़ करके शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और शहरों की तरफ आकर्षित होने के और भी कारण हैं। तो जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को देखेंगे तो समूहों में लोग कभी कभी पलायन करते हैं, और समूहों के पलायन के भी अनेक कारण हैं। तो ये जो पलायन है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के कारण ही लोग पलायन करना शुरू करते हैं, या श्रम यानी कि रोजगार की तलाश में लोग पलायन करना प्रारंभ करते हैं। अगले कारक की अगर हम चर्चा करें तो राजनीतिक कारण है, जहाँ पे सरकार की नीतियाँ ऐसी होती हैं जो आदमी को विकास के मार्ग पे ले जाने में सहायक होती हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे जहाँ की सरकारी नीतियाँ ऐसी हों कि कोई रोज़गार आप करने के लिए स्वतंत्र हों, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए स्वतंत्र हों, आपको सस्ते ऋण उपलब्ध हों, तो ऐसे जगह पे लोग ज़्यादा निवास करना प्रारंभ करते हैं, और धीरे करके वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है, वह धीरे करके बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य कारकों की चर्चा करें तो जनांकीय कारण भी है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कहीं एक विशेष क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर कुछ समय के लिए जो जन्म दर है वो ज़्यादा हो और मृत्यु दर हो कम हो जाए, तो वहाँ पे धीरे करके जनसंख्या बढ़ जाएगी, और वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारण है जो जनांकीय कारण होता है कहीं पे भी जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में। और लास्ट कारण पे हम चर्चा करेंगे कि जो धार्मिक कारण है, भारत में अनेक ऐसे नगर हैं जो धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध हैं। जैसे अयोध्या हो गया, प्रयाग हो गया, काशी हो गया, बनारस हो गया, तो ये अनेक धार्मिक स्थल हैं और ये धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध हैं। लोगों की आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है, तो आस्था के कारण लोग वहाँ जा करके निवास करना चाहते हैं, और धीरे करके वहाँ की जनसंख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। कारण है, जब लोग आस्था के नाते वहाँ आते जाते रहते हैं तो वहाँ पे भीड़ भाड़ हमेशा रहता है, वहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो लोग रोज़गार की तलाश में भी वहाँ पहुँचते हैं, आस्था के नाते भी वहाँ पहुँचते हैं, रोज़गार की तलाश में भी पहुँचते हैं। तो इस नाते वहाँ धीरे करके क्या होती है, जनसंख्या एकाएक करके वृद्धि हो जाती है। ऐसे नगरों में धार्मिक विश्वासों के कारण ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, या तो रोज़गार के अवसर को पाने के लिए वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। तो आज हमने चर्चा किया कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वह हर जगह एक समान नहीं होता है, असमान रूप से होता है। लेकिन जब जनसंख्या वितरण जहाँ ज़्यादा है, यानी जनसंख्या का घनत्व जहाँ ज़्यादा है, उसके कारण क्या होते हैं, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमने प्रमुख रूप से भौगोलिक कारक की चर्चा की, आर्थिक कारक की चर्चा की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की चर्चा की, और उसके बाद हमने धार्मिक कारक की चर्चा की, राजनीतिक कारण चर्चा की, और जनांकीय कारक की हमने चर्चा किया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप इन हेडिंगों के अंतर्गत आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।